हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर हिंदी का सिलेबस देखने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी भी आपका काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, काफी ज्यादा स्कोरिंग है, भावनाओं वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, 9th में आपने हिंदी पढ़ी होगी, चाहे आपने प्रेमचंद के फटे जूते बाय हरिशंकर परसाई या फिर दो बैलों की कथा, वो भी प्रेमचंद जी का था, या आपने 9th में दुख का अधिकार पढ़ा होगा यशपाल जी का। वो बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, वो अगर कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ना। दुख का अधिकार यशपाल जी का, वो पाठ क्या है, अरे सुन लो। वो पाठ जो है वो इस बारे में है कि जो वंचित है, जो गरीब है, क्या उसको दुख का भी अधिकार ये समाज नहीं देगा? कोई अगर स्त्री है, वो बाजार में या फिर भरे समाज में कहीं उनके दुख के कारण वो अपना दुख संभालने की कोशिश कर रही है पर संभाल नहीं पा रही, और इस कारण अगर आंखों से कुछ आंसू आ जाए और ये समाज देख करके कहे कि देखो ये तो ढोंग कर रही है, तो ये क्या है? तो इस पर यशपाल जी लिखते हैं, 9th स्टैंडर्ड में कोर्स बी वालों ने पढ़ा होगा दुख के अधिकार में, कि क्या जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, अब क्या वो उसे दुख का भी अधिकार ये समाज नहीं देगा? अगर उसका गलती से दुख भरे कुछ अश्रु उसके नयन से निकल गए तो ये समाज उठ करके कहेगा कि ये ढोंग चल रहा है। हर आंसू बहाने वाला ढोंगी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, व्यंग मलिन उपहास करते ही रहते हो, ये तुम आज पढ़ोगे, ये लोग तो करते ही रहते हैं व्यंग, अपना व्यंग मलिन उपहास। जयशंकर प्रसाद जी, आत्मकथ्य, 10th हिंदी कोर्स है। देखो, इस वीडियो में कोर्स ए और कोर्स बी दोनों का सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा। कोर्स ए से शुरू करेंगे, कोर्स बी के ऊपर आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में टाइमलाइन में डाल दूं ताकि कोर्स बी वाला सीधा कोर्स बी में आ जाए और कोर्स ए वाले सीधा कोर्स ए में आ जाए। ठीक है, फटाफट समझते हैं। ठीक है, कि क्या है इस बार, कैसा आपका हिंदी का सिलेबस होगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर आपके टीचर के हाथ में होंगे, इंटरनल कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा, कोई असाइनमेंट या फिर कुछ वो, और 5 नंबर उसमें, 15 नंबर शायद प्रोजेक्ट असाइनमेंट के होते हैं, बचे 5 नंबर होते हैं कि मतलब आप क्लास में बराबर से आते हैं, आपका अटेंडेंस कैसा है, टीचर की दृष्टि में आपकी छवि कैसी है। पर आप चिंता मत कीजिए, हर स्कूल ये चाहता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो हर स्कूल क्या करता है, वो 20 नंबर अच्छे से देता है इंटरनल जो है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा कांड किया होगा स्कूल में तो बात अलग है, लेकिन एनीवेज तो 20 नंबर इंटरनल स्कूल के हाथ में होंगे। 80 नंबर का बोर्ड का पेपर लिखेंगे साहब, सीधी सी बात है। ठीक है, 3 घंटे का वक्त मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड बी में। इसमें 50 अभी सेक्शन नहीं है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अरे इंग्लिश में ये होता था पहले, सेक्शन ए पैसेज का, सेक्शन बी राइटिंग का, सेक्शन सी लिटरेचर का। नहीं, सेक्शन बी राइटिंग का, सेक्शन सी ग्रामर का, सेक्शन डी लिटरेचर। हिंदी में नहीं, हिंदी में टेंशन टेंशन नहीं, हिंदी में 2 ही सेक्शन होंगे, खंड अ और आपका खंड ब। ठीक है ना? अब यहां पे किस तरीके का आपका पेपर होगा, 3 घंटे में आपको पता होगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। ठीक है, हिंदी के सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं है, कुछ चैप्टर्स हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कुछ चैप्टर्स है जो परमानेंटली डिलीट कर दी गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोर्स ए वालों, पहले आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर क्या होगा, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अनसीन पैसेज जो आता है और अनसीन पोएम। अनसीन पैसेज या अनसीन पोएम का क्या मतलब होता है, वो इंटरनेट से कहीं से भी वो कोई भी एक पोएम दे देंगे जो आपकी बुक से नहीं है, आपके बुक के बाहर का कोई पैसेज दे देंगे, उससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू, उसके जवाब आपको देना है। ऐसे ही आपके बुक के बाहर से कोई पोएम दे देंगे, उससे 5 एमसीक्यू पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू आएगा अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम प्लस एमसीक्यू इस बार ग्रामर में भी आएगा। अक्सर क्या होता था, ग्रामर में एमसीक्यू नहीं होते थे, आपको हाथ से आंसर लिखना पड़ता था, अब ग्रामर में भी एमसीक्यू होगा। ठीक है ना? एक अपठित गद्यांश, एक अनसीन पैसेज आएगा, 5 नंबर के, एक नंबर के 5 एमसीक्यू होंगे, उस पैसेज को पढ़ के उनका आंसर एमसीक्यू में टिक करना है। इसमें सलाह क्या दी जाती है, पहले पैसेज पढ़ो, उसके बाद या पहले एमसीक्यू पढ़ो, माफ कीजिए, पहले एमसीक्यू पढ़ लो, 5 ही एमसीक्यू है, पढ़ने में कितना समय लगेगा, है ना? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ो, सीधा पैसेज पढ़ो, फटाफट कर लोगे। ठीक है, एक अनसीन पैसेज, उसके 5 एमसीक्यू, एक अनसीन पोयम, एक अपठित काव्यांश। ठीक है, एक अपठित काव्यांश 120 शब्दों का लगभग, उसके 5 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर। ठीक है, व्याकरण में आपको करना है, अब देखो यहां पे व्याकरण में आपका बोर्ड का फॉर्मेट किस तरीके से होगा कि 16 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, माफ कीजिए, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूं, आप इतना समझिए
20 सवाल आपसे ग्रामर सेक्शन में पूछे जाएंगे, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में मतलब ऊपर क्या होगा, अनसीन पैसेज में एक अनसीन पैसेज 5 MCQ, एक अनसीन पोएम 5 MCQ। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ग्रामर में 20 सब MCQ, 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर के, 20 के 20 MCQ होंगे, जिसमें से आपको केवल 16 के जवाब देने हैं। तो कोई भी 4 ऐसे सवाल जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगते हो या आपको उनका जवाब ना देना हो, आप उनको छोड़ सकते हैं। केवल आपको 20 में से 16 MCQs अटेम्प्ट करने हैं। किसकी बात होती है, हिंदी व्याकरण की मैं बात कर रहा हूं। व्याकरण में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उसमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। और व्याकरण में वो आपसे क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, रचना के, माफ कीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। 5 में से इतना डिटेल में अभी मत पढ़ो, अभी तो तुम्हारा साल शुरू हुआ है, बस पढ़ देखो ग्रामर में तुमको इस साल क्या क्या पढ़ना है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य तुम्हें पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। अब सीबीएसई ने इस साल हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी में क्यों बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। एक तो हिंदी सब्जेक्ट ऐसे ही स्कोरिंग होता है, अब आपके लिए और ज्यादा स्कोरिंग हो गया है। क्यों, अब आपको ग्रामर में जैसे अलंकार में भी बता दिया है कि बेटा सिर्फ ये अलंकार पढ़ो, इसी में से हम पूछेंगे। जैसे अलंकार 2 तरीके के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। देखिए अलंकार क्या होता है, जैसे कि मतलब देखो, जैसे कोई देवी जी हैं, कोई माँ है, वो जैसे आभूषण पहनती है ना, जैसे कोई लड़की अपने विवाह के समय पहनती है, तो जैसे आभूषण से अपने वस्त्र को अपने आप को सजाया जाता है, वैसे अलंकार से सजाया जाता है किसी राइटिंग को, कोई पोयम हो, कोई स्टोरी हो। तो कोई वस्त्र बाहर पहना जाता है, हाथ पे पहना जाता है, कोई पाँव पे पहना जाता है। तो अलंकार भी अलग अलग तरीके के होते हैं। शब्द से जुड़ा अलंकार मतलब शब्दों में ही है, वो है शब्दालंकार। अर्थालंकार मतलब उस शब्द के अर्थ को आपको समझना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार। तो खैर आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण, ठीक है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण, यानी कि अलंकार जो आपके 7 या 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से भी अब आपको केवल 4 प्रकार के अलंकार ही पढ़ने हैं। श्लेष पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना है और मानवीयकरण, ठीक है ना। 5 सवाल पूछे जाएंगे अलंकार में से, उसमें से कोई भी 4 सवाल आपको करने हैं। जैसे मैंने बताया था ना, हर जगह कुछ ना कुछ सवाल में ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि टोटल 20 सवाल होंगे ग्रामर के, 20 के 20 MCQ होंगे, उसमें से केवल आपको 16 सवालों के जवाब देने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको क्या क्या ग्रामर में पढ़ना है, वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण और श्लेष अलंकार, केवल इतना ही आपको पढ़ना है। ये आपका पूरा ग्रामर हो गया सॉर्टेड और आपका पूरा रीडिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। गद्य खंड में अब जब आएंगे लिटरेचर सेक्शन में, यहां पे भी MCQs आएंगे। हिंदी का पेपर इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, MCQs काफी है, राइटिंग सेक्शन भी है लेकिन MCQs भी काफी है, ठीक है। अब आप आए लिटरेचर सेक्शन पे, है ना, गद्य खंड में। अब जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं बुक में, चाहे 10th स्टैंडर्ड हो, कोर्स ए वाले हो, तो चाहे तुमने नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बाल गोविंद भगत, यशपाल जी का लखनवी अंदाज, या फिर तुमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हो, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, जो भी तुमने चैप्टर्स पढ़े हो, वो सारे के सारे उन्हीं सब चैप्टर्स में से किसी भी एक चैप्टर का एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, पठित गद्यांश जिसको कहते हैं, ठीक है ना। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर, यानी कि एक सीन पैसेज, अब अनसीन जो बुक के बाहर का है, सीन जो बुक में से ही है, एक सीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से 5 MCQ आपके पूछे जाएंगे। उसी तरीके से एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सीन पोएम आपको दे दी जाएगी, है ना, है ना। एक क्या होगा, एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर, ठीक है। उसमें से 5 सवाल आपको दे दिए जाएंगे, 5 MCQ दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। और क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता हो, ये क्या होगा, थिंकिंग क्वेश्चन होंगे, एवं अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब टोटल देखो, एक पैसेज आपको देंगे, वो आपकी बुक का ही, आपके जो पाठ होंगे, आपके 2 बुक होंगी ना आपकी, उसमें से किसी भी बुक में से, किसी भी चैप्टर में से 1-2 पैराग्राफ वो आपको दे देंगे। उस पैराग्राफ से 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 5 सवाल उसमें से होंगे MCQ वाले, बाकी 2 सवाल होंगे थोड़े थिंकिंग वाले, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे वो पूछ सकते हैं कि माता का आंचल पाठ वास्तव में किस बारे में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माता का आंचल पाठ, वो तारकेश्वर नाथ जी का जो पाठ है, वो किस बारे में है वास्तव में, ठीक है।
तो अब ये जो 5 है ना, 5 सवाल तो एमसीक्यू हो गई, जो आखिरी के 2 सवाल है ये ऐसे होंगे कि स्टूडेंट अगर पार्ट को गहराई से समझता है, थोड़े थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद सेम होगा पोएम में, पोएम में भी यही होगा, आपकी बुक की कोई पोएम आपको दे दी जाएगी, पूरी की पूरी पोएम नहीं, 1-2 स्टैंजा उसके दे देंगे, उसमें से आपसे 5 एमसीक्यू पूछेंगे प्लस 2 सवाल ऐसे पूछेंगे जो थिंकिंग बेस्ड है, आपकी उच्च क्षमता होनी चाहिए सोचने की, तभी आप उन प्रश्नों के, आपको पोएम का संदर्भ, कविता का संदर्भ समझ में आना चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है वो आपको बताते हैं कि आपके, अब ये जो है ये एग्जाम से पहले भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो आपसे 4 सवाल पूछेंगे। ठीक है, 3-3 नंबर के 4 सवाल पूछेंगे, आपके टेक्स्ट बुक, आपके गद्य खंड लिटरेचर से ही आएगा। ठीक है, 4 सवाल पूछेंगे, किसी भी 3 सवालों का आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, खैर ये तो पूरा का पूरा पेपर पैटर्न हो गया। पेपर पैटर्न अभी आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पेपर पैटर्न जो है ये तो आपको अगले साल अप्रैल या मार्च में आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन जब होगा, फरवरी में, ये जो तुम्हारा इससे पहले वाले जो आपके सीनियर्स थे ना, इनका बोर्ड एग्जामिनेशन तो 15 फरवरी से ही शुरू हो गया था, तो फरवरी या मार्च में आपको ये पेपर पैटर्न काम आएगा। तो अभी मैं पेपर पैटर्न में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू में दे देता हूं। आपको देखो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ने हैं, अलंकार में भी आपको 4 प्रकार के ही अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप उन चीजों पे बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एमसीक्यूज इतना समझ जाइएगा साल के शुरू में कि एमसीक्यूज काफी आएंगे, तो और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इजी होंगे ये एक्सपेक्ट मत करना। तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ने की आदत डालिए, वरना क्या है, एक पेज का मानो क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में आ गया पैसेज, अभी हिंदी पढ़ के नींद आ जाती है कई लोगों को, सर मैं तो बुक खोलता हूँ हिंदी की और मैं सो जाता हूँ। तो प्लीज वो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, कोशिश कीजिएगा, हिंदी आपकी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, पर कई लोगों की, अधिकतर लोगों की मातृभाषा होती है, अगर नहीं है तो भी आप जो है प्रयास कीजिएगा हिंदी पढ़ने की, क्योंकि अनसीन पैसेजेस आपको लंबे लंबे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद आपसे लिटरेचर सेक्शन के भी पूछे जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, आपका ग्रामर सेक्शन हो गया, यस ठीक है। राइटिंग सेक्शन में आपको इस साल क्या क्या पढ़ना है वही चीजें पढ़ना। अब जब मैं इस साल में, जब मैं हिंदी के सेशंस भी लूंगा इस साल आपके, तो मुझसे फिर अलग अलग चीजें मत बोलना, सर ईमेल लेखन ये वो, आप देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है, वही चीजें बस आप पढ़िएगा। ठीक है, जैसे ग्रामर का सिलेबस सबको क्लियर हो गया, जिनको नहीं क्लियर है वीडियो पीछे ले जाके दे सकते हैं, ग्रामर क्लियर कर दिया। अनसीन पैसेज वो आपको जो पता है, वो जो रीडिंग सेक्शन होता है वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया कि सिर्फ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चा लोग, और उसके बाद ग्रामर सेक्शन क्लियर कर दिया। अब मैं आपका बता देता हूँ राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ, लेखन सेक्शन में विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता। देखो यहाँ पे वो कहेंगे कि आपसे अनुच्छेद लेखन है, ये इतना लंबा चौड़ा जो 3 लाइन दी है वो आपको नहीं पढ़ना है। आपके काम का क्या है इसमें, आपके काम का साहब बस इतना ही है कि आपको अनुच्छेद लेखन आएगा। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश जिनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है उनके लिए बता देता हूँ, पैराग्राफ राइटिंग होती है, छोटी सी स्पीच समझ सकते हैं, बड़ी नहीं छोटी सी। तो अनुच्छेद लेखन छोटा सा पैराग्राफ होता है। अनुच्छेद लेखन आएगा, 120 शब्दों का आपका अनुलेख लिखना होगा। 120 शब्द यानी कि करीब 13 से 14 लाइनें, 12 लाइनें सटीक, क्योंकि अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि एक लाइन में विद्यार्थी 8 से 10 शब्द लिख देता है, तो करीब इसलिए उस अनुमान के हिसाब से 13 से 14 लाइनें अगर आप लिख देंगे तो काफी होता है। ठीक है, अनुच्छेद आएगा, हाँ लिखते रहो, ये साइड बाय साइड नोट करते रहो, है ना, कॉपी पेन लेके बैठो। ग्रामर सिलेबस हो गया। रीडिंग सेक्शन में क्या क्या होना था बता दिया। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या करोगे, राइटिंग लेखन खंड जो है उसमें क्या क्या करोगे, एक हो गया अनुच्छेद लेखन, लिख लो, वही पढ़ना है। दूसरा वो आपको क्या बता रहे हैं, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र। कई साल सीबीएसई अनौपचारिक पत्र निकाल देती है कि सिर्फ औपचारिक पत्र ही पूछा जाएगा, इस बार आपको कह रहे हैं कि नहीं, औपचारिक भी पूछ सकते हैं, अनौपचारिक भी पूछ सकते हैं। तो औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र, आप तो सिर्फ पत्र लिख लो, अनुच्छेद लेखन पत्र। ठीक है, उपलब्ध रिक्त के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन। ठीक है, और अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में ईमेल लेखन लिख लीजिए। ठीक है, ईमेल लेखन तीसरा, और इसमें एक चॉइस दी जाएगी आपको, उपलब्ध रिक्ति। रिक्ति का मतलब होता है ब्लैंक, यानी कि जैसे कि एक लाइन दे दी जाएगी, यहाँ पे कुछ लिखा होगा और बीच में क्या ऐसा डैश दे दिया जाएगा। ठीक है, लगभग 80 शब्दों में स्वतंत्र लेखन। देखो मतलब क्या होगा कि जैसे उन्होंने शुरू की 3 लाइन लिख दी, जैसे कि
माँ और बेटे का प्रेम बहुत अच्छा होता है, माँ का प्रेम जो है वो आधारहीन होता है, उसका कोई आधार नहीं है, परंतु फिर भी वो होता है। माँ से बढ़कर आपको कोई डैश। अब उसको 2-3 लाइन ऊपर की पढ़ के अब तुम्हें आगे खुद वो कहानी या जो भी वहां लिखा होगा उसको आगे बढ़ना है। इसको स्ववृत्त लेखन दिया जाता है, मतलब कि शुरू में स्टोरी राइटिंग भी, कुछ लोग स्टोरी राइटिंग एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ आपको कंटेंट दिया होगा, फिर डैश दिया होगा, उस कंटेंट को पढ़ के आपके मन में जो आ रहा है अब आप आगे उसको लिखेंगे। या तो आप ये कर सकते हैं या बोर्ड में आपको चॉइस है कि ईमेल लेखन में। ईमेल लेखन ज्यादा सरल होता है इसके मुकाबले, इसमें क्रिएटिविटी जिन स्टूडेंट्स की अच्छी होती है वो कर लेंगे, ईमेल लेखन तो कोई भी कर सकता है। तो क्या क्या ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है इस साल, फालतू की एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़ना। ग्रामर में क्यों बोल रहा हूं, माफ कीजिए, लेखन सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है इस साल, आपको पढ़ना है अनुच्छेद लेखन, आपको पढ़ना है अनुच्छेद, मैं भूल रहा हूं क्या अनुच्छेद के बाद क्या था, हाँ अनुच्छेद लेखन और पत्र, हाँ आपको पढ़ना है अनुच्छेद लेखन, पत्र औपचारिक अनौपचारिक दोनों। उसके बाद आपको पढ़ना है स्ववृत्त लेखन और उसके बाद आपको पढ़ना है ईमेल, ईमेल भी लिख लेना, वो दोनों पढ़ लेना। और लास्ट में 5वां है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में चॉइस नहीं है, विज्ञापन लेखन करना ही पड़ेगा। विज्ञापन लेखन के साथ साथ है ना, विज्ञापन लेखन में चॉइस है, माफ कीजिए, संदेश लेखन आपको दिया गया है। तो 6 चीजें उन्होंने आपको बताई है। क्या बताई है सीबीएसई ने? 6 चीजें आपको बताई है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक उन्होंने दिया है आपको अनुच्छेद लेखन, ठीक है। दूसरा उन्होंने आपको दिया है पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र है। तीसरा उन्होंने दिया है रिक्ति के लिए लगभग, यानी कि स्टोरी राइटिंग आप कह सकते हैं। चौथा उन्होंने आपको दिया है ईमेल लेखन। 5वां उन्होंने दिया है विज्ञापन लेखन और छठा उन्होंने दिया है संदेश लेखन। ये 6 चीजें दी हैं। इसमें से चॉइस किन किन चीजों में आती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्ववृत्त लेखन में और ईमेल लेखन में इसमें 100% चॉइस आएगी। तो मैं कहूंगा कि आप दोनों में से कोई एक ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दूसरे की जब हम बात करते हैं संदेश लेखन में और विज्ञापन लेखन में भी चॉइस आएगी, तो उसमें से भी कोई एक ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो 6 में से 2 चले गए, आपको कोई भी 4 चीजें पढ़नी है बोर्ड में, ठीक है। चॉइस किसमें नहीं है? अनुच्छेद और पत्र में चॉइस नहीं है, ये आपको करना ही है। अनुच्छेद में चॉइस नहीं है, पत्र में चॉइस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पे चॉइस मिलेगी। एक आपको ये या तो रिक्ति के आधार, रिक्त जो है ब्लैंक स्पेस भर लो, वो वाला कर लो, ठीक है। स्ववृत्त लेखन, या तो स्ववृत्त लेखन कर लो या ईमेल लेखन कर लो या विज्ञापन लेखन कर लो या फिर संदेश लेखन कर लो। तो विज्ञापन, संदेश और स्ववृत्त और ईमेल में चॉइस होगी। 6 चीजें, उसमें से कोई भी 4 चीजें आप अच्छे से करके जाइएगा, उतना ही है। पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 6 की 6 चीजें, उसमें से जो आपकी चॉइस होगी वो आप ले सकते हैं, है ना। नोट कर लिया सबने, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो कभी भी पॉज करके पीछे ले जा सकते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है ना। तो हमने ग्रामर सेक्शन भी देख लिया, अभी देखा था राइटिंग सेक्शन, वो भी हो गया। हमने लिटरेचर सेक्शन भी देख लिया और हमने रीडिंग सेक्शन भी आपका देख लिया था, ठीक है। बस अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हर स्टूडेंट वेट कर रहा होगा। देखिए एसएसटी की तरह, क्योंकि मैं आपको सोशल साइंस भी पढ़ाता हूं, तो एसएसटी की तरह ऐसा नहीं है कि आपके इस चैप्टर के ये टॉपिक्स बोर्ड में आएंगे और बाकी सब हटा दिए हैं, या फिर आईडीपी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हिंदी में चैप्टर के कुछ टॉपिक आएंगे, ऐसा नहीं। अगर चैप्टर डिलीट किया गया है तो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट किया गया है। तो यहां पे अब आपको क्या देखना है दोस्तों, मेरे हमदम मेरे हमराज, है ना। काव्य खंड में देव, सवैया और कवित, ये आपको नहीं पढ़ना है ना। देखिए निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो सर्कुलर है ये आपके मतलब सुविधा के लिए, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ये बहुत अच्छी कविता थी, छाया मत छूना मन होगा दुख धूना, है ना। छाया मत छूना सुन लो थोड़ा सा, छाया क्यों नहीं पढ़ने वाले हो ना। छाया मत छूना यानी कि तुम्हारे अतीत में मत जाना, क्योंकि अतीत में हो सकता है कोई बहुत बुरी चीज तुम्हारे साथ हुई होगी जो बार बार उसकी याद तुम्हें आके सताती होगी, है ना। तो छाया मत छूना, क्यों छाया चली गई, ये छाया जो है वो अतीत का प्रतीक है कि छाया अब चली गई, अब छाया को मत छूना। क्यों? क्योंकि अतीत में अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, या फिर अतीत में हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया हो, कि मेरे तो 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में तो मैं टॉपर था अपने स्कूल का, है ना, अभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो अतीत को मत छूना, क्योंकि अतीत छुओगे तो मन का दुख हमेशा दूना होगा। तो ये बहुत अच्छी कविता थी, कभी फ्री टाइम में पढ़िएगा। अभी तो ऐसे फ्री टाइम ही चल रहा है, आप अभी पढ़ सकते हैं, छाया मत छूना। हालांकि इसको मैं टिक क्यों कर रहा हूं, ये डिलीटेड है। और ऋतुराज जी का कन्यादान, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा था पर ये डिलीटेड है।
तो देव, सवैया और कवित नहीं पढ़ना है, छाया मत छूना नहीं पढ़ना है, कन्यादान नहीं पढ़ना है, द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नहीं पढ़ना है, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक नहीं पढ़ना है। कृतिका से ये क्षितिज हो गया, कृतिका से एही ठैया झुलनी हैरानी और रामा नहीं पढ़ना है, जॉर्ज पंचम की नाक जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपके डिलीटेड हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले पाए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। ये सबसे मेन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, नहीं तो आपके रेफरेंस के लिए पेज 14 लास्ट पेज पे हम आ गए हैं, लास्ट पेज पे आपको ये दिख जाएगा। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल सीबीएसई का सर्कुलर, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। तो दोस्तों यही है। ठीक है, बस यही आपका हिंदी कोर्स ए का सिलेबस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ हिंदी की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जो लोग अभी से थोड़ा इंटरेस्टेड है और हिंदी के चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं हिंदी कोर्स ए वालों के लिए, कोर्स बी अभी आपकी बारी आ गई, कोर्स ए वालों के लिए जो है मैं प्लेलिस्ट, जो मेरे पुराने वीडियोस है, नई भी मैं बनाऊंगा। अब अभी अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस जो है उनकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वो देखना अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखो हिंदी इजी है, स्कोरिंग है, इस बार एमसीक्यूज काफी किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा करेंगे। तो चलिए कोर्स बी को देखते हैं अभी। तो कोर्स बी वालों आपकी बारी आ गई है, चलिए फटाफट देखते हैं आपका हिंदी का सिलेबस कैसा है। मैं कोर्स बी के लिए स्पेशली काफी एक्साइटेड हूं। ऑलराइट, अगेन आपका भी सेम ही है। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि आपके भी 80 शब्द जो है, आपको पता है 80 शब्द नहीं 80 अंक, 80 मार्क्स आपका बोर्ड का पेपर होगा, 20 मार्क्स टीचर के हाथ में होंगे। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर स्कूल चाहता है कि उनका रिजल्ट अच्छा है। तो अगर आपने कोई बहुत बड़ा कांड ना किया हो तो वो देंगे आपको, अच्छे खासे नंबर देंगे। 20 नंबर आपकी इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट वगैरह उसमें होते हैं। 80 नंबर जो है, और टेस्ट वगैरह अगर कोई टीचर देते हैं, 80 नंबर जो है आपके किसके होते हैं, वो होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। 3 घंटे का समय मिलता है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई रिलीज कर चुकी है, लेकिन अभी आपने साल शुरू ही किया है, तो अभी इसको डिस्कस करा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आपको एग्जाम तो देना है ठीक 1 साल बाद। तो अभी तो आपके सामने पूरा 1 साल पड़ा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। जिस तरीके का पैटर्न मैंने देखा, मैं बहुत खुश हो गया कि अब वो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी ना कि सर बहुत लिखना पड़ता है और हिंदी लिखने की आदत नहीं है, या हाथ में दर्द होने लगता है कि बहुत मात्राएं बनानी, तो वो सब नहीं है। अभी आपको काफी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप काफी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आपको बस अच्छा सोचना है और एमसीक्यू के सही ऑप्शंस को टिक करना है। हाँ, राइटिंग वाला पार्ट भी है, पर बीते सालों के मुकाबले उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है, 2 अपठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे। देखो, अपठित गद्यांश का मतलब होता है आपकी बुक के बाहर का। तो आपकी जो भी बुक है, स्पर्श और संचयन, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे बाहर से वो कोई पैसेज दे देंगे। उस पैसेज के आधार से आपसे क्या पूछेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें मेरी सलाह स्टूडेंट्स को ये होती है कि वो सीधा ऑप्शंस वगैरह नहीं पढ़े, सीधा 5 क्वेश्चंस पढ़ ले, एमसीक्यू के ऑप्शन भी थोड़ा देख ले, यानी कि 5 के 5 क्वेश्चंस पढ़े और उसके बाद पैसेज पढ़े। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ोगे तो जल्दी जवाब मिलते हैं। खैर, ये एक तरीका है साहब, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं अच्छा पेपर देने के। आपको क्या याद रखना है कि आपको जो पहला आपका, जैसे ही आप पेपर बोर्ड में आएगा तो वहां पे अनसीन पैसेज आएगा, उसके 5 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपसे बता रहे हैं कि व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय, और हाँ अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश माफ कीजिए 1 नहीं 2 आएंगे। ठीक है ना, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, पोयम नहीं है। देखो, एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। अपठित यानी कि बुक के बाहर का, पठित यानी कि बुक के अंदर का। अपठित यानी कि बुक के बाहर का, गद्यांश 2 लिखा है यहाँ पे, 2 अपठित गद्यांश। पद्यांश यानी कि पोयम, कोई बुक की या बुक के बाहर की कोई पोयम नहीं आएगी आपको। वो आपको बता रहे हैं 2 अनसीन पैसेज आपके बुक के बाहर के 2 लेख आपको दे देंगे। उनके आधार पे आपसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। वो सारे के सारे सवाल एमसीक्यू होंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपसे बताते हैं कि व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो ग्रामर होगा इस बार जो आपका ग्रामर सेक्शन है, ये भी एमसीक्यू वाला सेक्शन है। तो ऐसा नहीं है, जब हमने, क्योंकि मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हूं, तो हमने जब दिया था अपना बोर्ड एग्जाम हिंदी का, तो हमको ग्रामर में भी पूरे के पूरे आंसर्स लिखने पड़ते थे। अब आपको सिर्फ ऑप्शन और वही वाला ऑप्शन लिखना है, बस बहुत है। तो राइटिंग मैं कहूँगा रीडिंग सेक्शन में, है ना, अनसीन पैसेज जो आएगा उसमें भी 2 पैसेज आएंगे, दोनों में एमसीक्यू होगा।
उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके ग्रामर सेक्शन में, पूरा ग्रामर सेक्शन एमसीक्यू वाला ही होगा, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फालतू की चीज़ें मत पढ़िएगा, जो जो मेन चीज़ें वही पढ़िएगा खाली, ठीक है। पदबंध पूछा, और हाँ ग्रामर सेक्शन में आपको ये भी बताया जाए है कि 21 सवाल होंगे आपके ग्रामर सेक्शन में, 21 में से आपको केवल 16 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। कोई भी सिर्फ 16 सवालों की, यानी कि 5 सवाल ऐसे हैं जो आप, अगर आपको थोड़े मुश्किल लगे या आपको लगता है कि नहीं ये दूसरे में ज़्यादा अच्छे से दे पाऊंगा जवाब, तो वो 5 सवाल आप छोड़ सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपको क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, 21 में से केवल 16 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको इसमें देना होगा, ठीक है। खैर आपको क्या क्या पढ़ना है, पदबंध पढ़ना है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, याद रखिए वाक्य भेद नहीं है, ये कोर्स ए वालों को है, आप लोगों को वाक्य रूपांतरण है, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो पदबंध है, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे, ये सबसे इजी होता है मुहावरे वाला। तो आपको मेन चिंता इन 3 के बारे में करनी है, पदबंध, वाक्य रूपांतरण और फिर समास, ठीक है। ऑलराइट, अब कौन से समास दिए जाएंगे, वो तो समास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन गिने चुने प्रकार के हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से समास दिए गए हैं ये आपको नहीं बताया गया, आपको सारे ही समास पढ़ने हैं, ठीक है। पदबंध भी पढ़ना है, मुहावरे भी पढ़ने हैं और वाक्य रूपांतरण। तो केवल ये 4 चीजें आपको पढ़नी है, पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे, इतना ही आपको ग्रामर में आएगा, इससे अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन जो है आपका, पूरा का पूरा व्याकरण खंड जो है आपका एमसीक्यू वाला होगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और उनमें भी क्या होगा कि अगर 21 प्रश्न आपको दिए गए हैं तो आपको केवल 16 प्रश्नों के सटीक जवाब देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत ज्यादा इजी सवाल मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, अगर वो इतनी आपको रियायत दे रहे हैं तो सीबीएसई अपना स्तर जो है कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन में। अब जो आपने पढ़ा है बुक से, उसके आधार पर कैसा पेपर आएगा, तो काव्य खंड में बताते हैं पठित पद्यांश पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि देखो अब क्या होगा, लिटरेचर सेक्शन में वो आपकी बुक की ही कोई भी कविता एक उठा लेंगे साहब, कोई भी कविता उठा सकते हैं। जैसे 10th कोर्स बी में को जैसे मनुष्यता है मैथिली शरण गुप्त जी की, है ना, ये एक कविता हो गई। या फिर कर चले हम फिदा कैफी आजमी जी का, वो है ना आप लोगों को शायद, है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी का पर्वत प्रदेश में पावस। कोई भी आपकी जो एक पोयम है वो आपकी पोयम ले लेंगे, ठीक है। और उस पोयम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू वाले होंगे, लेकिन समझिए, ठीक है, पठित पद्यांश पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बुक की कोई पोयम होगी उससे 5 एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, स्पर्श भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए टोटल ना इसमें क्या होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि आप कैसे समझेंगे। कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे है, यहीं पे थे ना कि और नीचे थे, हाँ यहीं से थे, ठीक है। टोटल जो है एक तुमको लिटरेचर सेक्शन में एक पोयम दी जाएगी, 7 नंबर की होगी, ध्यान से समझना, 5 नंबर की नहीं होगी, वो पोयम होगी 7 नंबर की। उसमें से 5 नंबर जो है वो होंगे एमसीक्यू होगी, कोई नॉर्मल पोयम से रिलेटेड एमसीक्यू होगा। 2 नंबर के जो एमसीक्यू होंगे ये जनरल एमसीक्यू होंगे, जैसे कविता का और कोई शीर्षक क्या हो सकता है, तो आपको सही ऑप्शन हो सकता है ये एमसीक्यू हो भी ना। तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर ऐसे होंगे जो थोड़ा सा थिंकिंग होगा, जो मतलब आपके बुक के बाहर का होगा। बाकी 5 जो है वो उसी पोयम में आपको उनके जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसा इसमें पोयम में होता है सेम इसमें भी होगा, एक पैसेज आपकी बुक का, आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे 10th कोर्स बी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हमें बताना हो तो उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोई पाठ का नाम बताओ फटाफट और उसके लेखक के साथ, ठीक है। ठीक है, अरे जैसे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, है ना, या फिर डायरी का एक पन्ना तीसरी कसम, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी के। तो ऐसे जो आपके पढ़े हुए चैप्टर्स होंगे उनमें से किसी चैप्टर का कोई अंश आपको दे दिया जाएगा, उसमें से भी सेम 5 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, 2 सवाल थोड़े जनरल थिंकिंग बेसिस पे पूछे जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको बाकी चीजें इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आप ज्यादा देखेंगे तो पेपर पैटर्न बेटर होगा आपके लिए। मैं आपको बता देता हूं फटाफट राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आपको देखना है। ग्रामर सेक्शन में कौन सी 4 चीजें पढ़नी है मैं आपको बता चुका हूं। राइटिंग सेक्शन में अब आपको क्या क्या देखना है देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछेंगे कि सिर्फ यही चीजें पढ़िएगा, अननेसेसरी 50 चीजें होती हैं, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद लेखन ये पहला है आपका, अनुच्छेद लेखन एक आपको पढ़ना है, ठीक है। और पत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान रखिए आपको केवल औपचारिक पत्र दिया गया है, तो इनफॉर्मल लेटर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि वो ईजी होता है लेकिन चलो उसका फॉर्मेट वगैरह कुछ मत देखना। आपको केवल इस पूरे साल औपचारिक पत्र पढ़ना है। हाँ, अगर आपका कोई स्कूल का टेस्ट है उसमें आपकी मैडम या सर अनौपचारिक पत्र दे रहे हैं तो देख लीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। पर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको इस साल केवल औपचारिक पत्र पढ़ना है, अनुच्छेद लेखन पढ़ना है और सूचना लेखन, नोटिस जिसको कहते हैं, आपने पहले के क्लासेस में लिखा होगा, है ना, कहा गया सूचना लेखन, सूचना लेखन आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ विज्ञापन लेखन ये भी आपको पढ़ना है, तो ये विज्ञापन लेखन ये एक चीज हो गई। उसके लघु कथा लेखन, लघु कथा क्या होती है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक अलग से। लघु कथा लेखन, और इसमें एक चॉइस होगी, या तो लघु कथा पढ़ लीजिएगा या औपचारिक ईमेल पढ़ लीजिएगा। ईमेल लेखन थोड़ा सा नया लग रहा होगा स्टूडेंट्स को, लेकिन ये भी काफी ईजी होता है, ईमेल लेखन बहुत ईजी होता है लिखना, ठीक है। तो कुल मिला के 6 चीजें आएंगी, उसमें से कोई भी 5 आपको पढ़नी है, क्योंकि आपको याद रखिए इनमें से किसी में चॉइस नहीं है, ये तो कंपलसरी है। यानी कि अनुच्छेद लेखन, औपचारिक लेखन, औपचारिक पत्र, माफ कीजिए, अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी पढ़ना ही है। आपको चॉइस मिलेगी, या तो लघु कथा अच्छे से सीख लो, अगर लघु कथा आपको इतनी अच्छी नहीं लगती तो फॉर्मेट वगैरह मतलब देख लेना, और औपचारिक ईमेल सीख लो। इन दोनों में से कोई एक आप सीख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सीखिए तो आप सब, वहां पे टॉपिक जिसका अच्छा आएगा उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, ये इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। हाँ, आपके रेफरेंस के लिए ये पूरा का पूरा ऑफिशियल सीबीएसई का सर्कुलर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जो स्टूडेंट्स अभी से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो जो स्टूडेंट्स अभी से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी कोर्स बी के चैप्टर्स की कुछ प्लेलिस्ट और पोएम्स की जो बने हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट में डाल देता हूं। आप फ्री समय में, जैसे अब आपको लग रहा है कि मैं फोन में टाइम पास कर रहा हूं, तो शुभम सर का कोई वीडियो देख के कहानी सुन लो, आपका एक चैप्टर का चैप्टर हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसका आप चाहे तो अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स जो है सीबीएसई ने इस साल आपके एज इट इज हू ब हू डिलीट कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर का ये टॉपिक आएगा, टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है। जैसे सोशल साइंस में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें क्या है, इस चैप्टर के ये टॉपिक्स जो हैं आएंगे और बाकी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट या डिलीट कर दिया ये टॉपिक वो टॉपिक नहीं। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट किया या पूरा का पूरा चैप्टर रहने दिया गया है। बिहारी जी के दोहे, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं अच्छे लगते थे मतलब मुबारक हो, नहीं पढ़ना है। मधुर मधुर मेरे दीपक जक, ये भी बहुत अच्छा था, ये महादेवी वर्मा जी का, ये भी नहीं है। अंतोन चेखव का गिरगिट, ये तो मैं कहूंगा अच्छा भी है। अंतोन चेखव बहुत बड़े रशियन ऑथर थे, उनका एक आपको दिया था और काफी बड़ा था ये, मतलब काफी बड़ा रोल प्ले जैसा था, काफी बड़ी कहानी थी ये। तो चलो ये निकल गया, तो आपको काफी पढ़ने, अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो दोहे बिहारी जी के दोहे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, गिरगिट नहीं पढ़ना है, ठीक है। संचयन में कोई परिवर्तन नहीं है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो स्पर्श से ही डिलीट हुए हैं, संचयन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो बिहारी जी के दोहे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल और गिरगिट, ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और राइट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप सिर्फ अगर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्साइटेड होंगे। हिंदी में इस बार आपको ग्रामर में काफी एमसीक्यूज आ रहे हैं। अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम तो आपको है ही नहीं, 2 अनसीन पैसेज ही दे देंगे। कोर्स ए वालों को 1 अनसीन पैसेज है, 1 अनसीन पोएम है, दोनों के आधार पे 5-5 नंबर के 5-5 एमसीक्यू होंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं है साहब, एमसीक्यू है, ग्रामर सेक्शन भी पूरा एमसीक्यू है, वो सेम कोर्स ए वाला ही है, ठीक है। आपका कोर्स भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना कोर्स ए का डिफिकल्ट है, बस आपके चैप्टर्स और ग्रामर थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओवरव्यू मिल गया होगा सीबीएसई क्लास 10th हिंदी सिलेबस फॉर कोर्स ए एंड कोर्स बी रिस्पेक्टिवली फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 to 2024।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। काफी ज्यादा स्कोरिंग है आपको ओवरऑल परसेंटेज, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट के नंबर जोड़ के परसेंटेज या सीजीपीए निकाला जाता है, तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो हिंदी को इतना लाइटली मत लीजिएगा, थोड़ा सा अप लेवल भी हो सकता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मैं कभी टाइम निकाल के डिस्कस कर दूंगा। आप अगर मुझसे पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो cbseacademic.nic.in उस वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे जाने के बाद जो है आप सीबीएसई के सर्कुलर से सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर इस साल के हिसाब से, यानी कि जो तुम 2024 में बोर्ड एग्जाम दोगे उस फॉर्मेट का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने खुद रिलीज किया है कि इस तरीके का आपका बोर्ड का पेपर आएगा, आप देख सकते हैं। अदरवाइज सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया शायद। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।